स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट यूनिट का लेक्चर नंबर है आज 6। लेक्चर नंबर 6 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 5 में स्टूडेंट हमने शुरू किया था कि विभिन्न शिक्षा लेवल्स पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमने अपना फर्स्ट टॉपिक क्लियर किया था कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। तो स्टूडेंट पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य उद्देश्य कैसे प्रारंभ करता है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केवल शिक्षा या विद्यालय या स्कूल स्तर पर ही नहीं इन उद्देश्यों को प्राप्त करना संभव। तो इन उद्देश्यों को वो तब अपनाने के लिए तब प्रयास करना शुरू कर देता है जब वो घर के दायरे से निकलकर स्कूल के दायरे तक, स्कूल के वातावरण तक पहुंच जाता है। और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वो तब तक प्रयास करता है जब तक उसकी शिक्षा चलती रहती है, जब तक वो शिक्षा अंत नहीं कर लेता। तो हमारी जो भारतीय शिक्षा नीति ने 3 लेवलों पर हमारी शिक्षा प्रणाली को विभाजित किया है। वो कौन कौन सी थी, जैसे मैंने आपको बताया, प्राथमिक लेवल पर, दूसरा था माध्यमिक लेवल पर, तीसरा था वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा। तो प्राथमिक लेवल पर कौन से बच्चे आ जाते हैं, जो 1st to 5th क्लास के हैं। माध्यमिक लेवल पर स्टूडेंट वो विद्यार्थी आ जाते हैं जो 6th to 10th होते हैं, और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के अंदर +1 to विद्यार्थी आ जाते हैं। लेकिन जो सामाजिक अध्ययन विषय है वो 2 ही लेवलों पर पढ़ाया जाता है, वो प्राथमिक स्तर और माध्यमिक लेवल है जो हमारा। तो प्राथमिक लेवल था जिसे हम इंग्लिश के अंदर कल हमने डिफाइन किया कि एम्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल, जिसके अंदर मैंने बताया कि जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, जो 1 to 5th तक के स्टूडेंट हैं, उनको जो उनके उद्देश्य से संबंधित उनको किस प्रकार का ज्ञान देना चाहिए, वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जो उनके ऊपर निर्धारित किए जाने चाहिए। तो स्टूडेंट उसे कल हमने फिर लेक्चर नंबर 5 के अंदर उसे एक्सप्लेन किया वो कौन कौन से उद्देश्य थे जो निर्धारित किए जाने चाहिए उनके लेवल के हिसाब से। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर बताया कि सामाजिक और भौतिक वातावरण का ज्ञान देना चाहिए, फिर बताया कि अपनेपन की भावना का विकास और अन्य भौतिक साधनों का ज्ञान उन्हें देना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के विकास के लिए उन्हें ज्ञान देना चाहिए, और स्टूडेंट की श्रम के प्रति उनका प्रशंसात्मक दृष्टिकोण, लोकतंत्र मूल्य और सामाजिक समता का विकास, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ आदि हमने अलग अलग पॉइंट क्लियर किए। जो प्राथमिक लेवल के स्टूडेंट हैं उनके अंदर उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं वो कौन कौन से हैं उनको देने के लिए। तो स्टूडेंट आज हमारा लेक्चर नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक है वो है कि माध्यमिक लेवल पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य। स्टूडेंट बात आती है कि एम्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट सेकेंडरी लेवल। तो स्टूडेंट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चों की जो बुद्धि है बहुत विकसित हो चुकी होती है, तो उनको उनके हिसाब से ही ज्ञान उन्हें प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो हम जो माध्यमिक लेवल है इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि इस लेवल पर पहुँचते पहुँचते बच्चों को सामाजिक अध्ययन विषय का ही ज्ञान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बच्चों की बुद्धि बहुत अधिक विकसित हो चुकी होती है। सामाजिक अध्ययन विषयों का ज्ञान देते समय जो दूसरे विषय हैं उनके ऊपर या उन्हें भी परस्पर संबंध में लाकर ही सामाजिक अध्ययन जो विषय है उससे संबंधित ज्ञान देना चाहिए। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन के प्रकरणों का चयन करते समय निम्नलिखित उद्देश्यों को प्रमुख ध्यान रखना चाहिए, निम्नलिखित उद्देश्यों को अपनाना चाहिए। जो माध्यमिक लेवल के बच्चे हैं उनको ज्ञान देते टाइम हमें किन किन उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, इसे स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके अंदर स्टूडेंट मेरा फर्स्ट पॉइंट है परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान। परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान। तो
स्टूडेंट जो चेंज है स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि नॉलेज ऑफ चेंज प्रोग्रेस, कि बच्चों को जो परिवर्तन है, परिवर्तन से संबंधित हमें ज्ञान किस प्रकार देना चाहिए। तो स्टूडेंट इस पॉइंट को हम एक्सप्लेन करते हैं कि इस स्तर पर या इस लेवल पर विद्यार्थियों को अवगत करवा देना चाहिए कि जो परिवर्तन है हमारे जीवन की प्रक्रिया का एक शाश्वत आधार है, एक मुख्य आधार है। हमारी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आते रहते हैं, कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। अगर हम बात करें स्टूडेंट कि हम अपने अतीत भूतकाल की बात करें तो मानव का विकास या मानव पता ही नहीं किन किन समस्याओं को फेस करता हुआ आज वर्तमान के अंदर पहुंचा है, या उनके अंदर एक समय के अंदर मनुष्य के अंदर क्या क्या हमने परिवर्तन देखे हैं। तो इन सभी के बारे में, पुरानी जो अतीत है, भूतकाल है, उनकी घटनाओं के बारे में, मनुष्य ने किन किन चीजों को फेस किया, तब मनुष्य की लाइफ कैसी थी, जीवन कैसा था, तब उसने कैसा जीवन व्यतीत किया और अब कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इन सभी परिवर्तनों के बारे में विद्यार्थियों को बताना चाहिए और उन्हें इस बात से भी अवगत करवाना चाहिए कि परिवर्तन हमारे जीवन का मूलभूत आधार है और इसी परिवर्तन को क्या है, इसलिए उन्हें भी परिवर्तन प्रक्रिया के अंदर अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम एक्सप्लेन करते हैं कि मानव सभ्यता का आधारभूत ज्ञान। मानव सभ्यता का आधारभूत ज्ञान। स्टूडेंट बात करें कि जो मानव सभ्यता है उसका आधारभूत ज्ञान बच्चे को किस प्रकार दिया जाए, क्योंकि ये आधारभूत जो हमारी सभ्यता है इसके बारे में भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। तो इस लेवल पर, किस लेवल पर, माध्यमिक लेवल पर बच्चों को, विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि देखने में तो ये सभ्यताएं सारी अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें अनेकता में एकता भी दिखाई देती है, क्योंकि जो सभ्यता है ये अकेली अपने आप में पूर्ण नहीं है, ये सभी सभ्यताओं का एक मिला जुला रूप है। क्या है इसमें? आधारभूत एकता विद्यमान है। तो स्टूडेंट जो सभ्यता है, सभ्यता के बारे में भी हर देश की अलग अलग सभ्यता है, हर क्षेत्र की, हर राज्य की अलग अलग सभ्यता है। तो इन सभ्यता के बारे में भी बच्चों को टाइम के हिसाब से बताना बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा, जो आधुनिक युग का बच्चा है, हमारी पुरानी सभ्यता कैसे रही, मनुष्य ने धीरे धीरे उसके अंदर किस प्रकार चेंज किया और आज वर्तमान की सभ्यता कैसी है, और ये अकेली नहीं है बल्कि ये आधारभूत एकता इसके अंदर विद्यमान है। तो इसके बारे में भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट आता है कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति दृष्टिकोण का विकास। विभिन्न संस्कृतियों के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण का विकास। स्टूडेंट अब हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण का विकास। तो स्टूडेंट बात आती है कि विभिन्न संस्कृतियां, क्योंकि हर देश की अपनी अकेली संस्कृति नहीं होती, कहीं ना कहीं उनमें दूसरे देशों का कल्चर, दूसरे देशों का पहरावा, दूसरे देशों का खान पान हमें मिलता है। तो इसके प्रति बच्चों को हमें किस प्रकार बताना चाहिए, हम बात करते हैं स्टूडेंट की माध्यमिक लेवल के विद्यार्थियों को इस बात से अवगत करवाना चाहिए कि वर्तमान मानव संस्कृति आज जिस विकास की लेवल पर पहुंची है उसमें अकेले समाज का, अकेले राष्ट्र का योगदान नहीं है, बल्कि उसमें दूसरे देश के, दूसरे राष्ट्र की संस्कृतियों का भी बहुत सहयोग रहा है। और जो संस्कृति हमारी विकसित होकर आज जहां तक पहुंची है उसमें कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के प्रति भी प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण का
विकास होना बहुत जरूरी है। जो आज हमारी संस्कृति है, जो आज हमारा कल्चर है, जो आज हमारा रहने का ढंग है, हर देश की अपनी वेशभूषा है, रहन सहन है, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, इनके बारे में बच्चों को अवगत कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर देश की संस्कृति अकेली क्या है, किसी भी विकसित होकर चरम सीमा तक नहीं पहुंचती, तो वो विकसित होने के लिए, एक सक्सेसफुल उसे बनाने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी देश का जो कल्चर है, दूसरे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उनका अहम योगदान रहता है। और इन संस्कृति के प्रति बच्चे अपने देश, अपने राष्ट्र की संस्कृति के साथ साथ दूसरे राष्ट्र की और संस्कृति के प्रति भी कैसा प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, इसके बारे में भी बच्चों को टाइम के हिसाब से बताना चाहिए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हम क्लियर करते हैं कि लोकतंत्र का महत्व। लोकतंत्र का महत्व स्टूडेंट, बात आती है कि लोकतंत्र का महत्व। लोकतंत्र, क्योंकि जो माध्यमिक लेवल के बच्चे हैं, उन विद्यार्थियों को यह अनुभव करवा देना चाहिए कि मनुष्य के व्यक्तित्व और सामाजिक विकास के लिए लोकतंत्र का होना बहुत आवश्यक है। जो लोकतंत्र प्रणाली है, लोकतंत्र प्रणाली केवल शासन विधि प्रणाली नहीं है, ये एक जीवन विधि प्रणाली है। क्योंकि लोकतंत्र के अंदर आकर हमें क्या है, परस्पर सहयोग, सद्भावना, सहानुभूति आदि उत्तरदायित्व व्यवहार को न केवल हम जीवन को क्या हम अपने सुखी बना सकते हैं, बल्कि समुचे राष्ट्र को भी समृद्धि की तरफ लेकर जा सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की जो प्रणाली है, उसके अंदर स्टूडेंट हमें अपने सामाजिक जो अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी ड्यूटीज बनती हैं अपने समाज के प्रति, इनके प्रति क्या है, हमें अवगत करवाया जाता है। और अपने अधिकारों और कर्तव्यों का किस प्रकार हमने यूज करना है, इस चीजों के बारे में हमें बताया जाता है। तो ये अगर हम लोकतंत्र जो एक शासन विधि प्रणाली नहीं है, एक जीवन विधि प्रणाली भी है, तो बच्चों को इसके प्रति भी अवगत करवाया जाए। और क्या है, जो मानव मूल्यों जैसे सहयोग, सद्भावना, स्टूडेंट धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक और राजनीतिक समता के बारे में भी बच्चों को बताया जाए कि किस प्रकार हम सहयोग की भावना से, प्यार की भावना से हर क्षेत्र के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बच्चों को भी बताना चाहिए कि सहयोग, सद्भावना हर क्षेत्र के अंदर बहुत जरूरी है। अगर हमने अपनी लाइफ के अंदर हमने अपने समाज को विकसित समाज बनाना है, अगर हमने राष्ट्र को एक आदर्श, एक अच्छा, एक सक्सेसफुल आगे की तरफ बढ़ाना है, तो ये चीजें क्या है, बहुत जरूरी हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट की अंतर्राष्ट्रीय की भावना का विकास। अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास। स्टूडेंट, बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास कैसे। इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि माध्यमिक लेवल के विद्यार्थियों को अंतिम वर्षों में क्या है, इतनी योग्यता विकसित हो जाती है कि वे अपने देश के बाहर दूसरे देश के जो लोग हैं उनके अंदर भी रुचि दिखाने लगते हैं। और उनकी रुचि दिखनी भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट बात आती है कि उन्हें समझाना चाहिए, जो विश्व लेवल के सारे नागरिक हैं वो उनके साथ सहयोग की भावना बरतें, प्यार से बात करें और उन्हें अपनी संस्कृति, अपने देश का जो कल्चर है उनके बारे में बताएं। और जो दूसरे देश का कल्चर है उनके बारे में खुद जानने की क्या है, प्रयास करें। तो इस प्रकार इससे आपसी भाईचारे की भावना बढ़ती है। दो लोगों के अंदर, दो लोग एक देश का दूसरे देश के साथ क्या है, सद्भावना, सहयोग आदि दृष्टि से देखता है और प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण दूसरे के प्रति बनता है। तो बच्चों को हर सब्जेक्ट के अंदर, स्टूडेंट जो सामाजिक अध्ययन हमारा विषय है, इस सब्जेक्ट के साथ साथ जो दूसरे विषय है उसके अंदर भी हमें बताना चाहिए, आपस में परस्पर संबंध बनाकर ही बताना चाहिए कि किस प्रकार हमें दूसरों के धर्मों में भी आस्था बनाए रखनी है। अपने धर्म के साथ साथ हमने किसी धर्म का निरादर नहीं करना, सभी को आदरपूर्वक देखना है, सभी के साथ ईमानदारी, सच का साथ देते हुए सहयोग की भावना हमें रखनी चाहिए। ये स्टूडेंट को हमें बताना चाहिए। सामाजिक अध्ययन विषय ऐसा है जो 10th लेवल तक पढ़ाया जाता है और
उनके अंदर इन गुणों का विकास करने के लिए क्या है, बहुत अच्छा हमारे पास उद्देश्य है, सक्सेसफुल हो सकते हैं उनकी लाइफ के अंदर अच्छे मूल्यों का विकास करने के लिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट कि प्रशासन पद्धति के प्रति जागरूकता का विकास। प्रशासन पद्धति के प्रति जागरूकता का विकास। स्टूडेंट, हमने सामाजिक अध्ययन में अगर बच्चे ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने हैं तो हमें स्टडी ज्ञान के साथ साथ दूसरा ज्ञान के प्रति भी जागरूक करवाया जाना बहुत जरूरी है। अकेले उद्देश्यों को हम किताबों तक ही सीमित रखकर ही प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें स्टडी के बिना हमारे देश के अंदर कैसे जो हमारा राजनीतिक प्रशासन है वो किस प्रकार का प्रशासन है, तो जो माध्यमिक लेवल के बच्चे हैं उनके अंदर भावनात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए विद्यार्थियों को देश के जो प्रशासन की प्रवृत्ति है उसके प्रति भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि वो भारत के जो प्रशासनिक ढांचे और राजनीतिक और जो नागरिक संस्थाएं हैं उनके हक के लिए बनी हैं, उनके अच्छे फायदे के लिए बनी हैं, और वो जो नागरिक संस्थाएं हैं उनके अंदर जाकर उनके प्रति ज्ञान प्राप्त करके अपनी लाइफ के अंदर और चीजें कौन सी अगेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार टाइम के हिसाब से, टाइम के साथ साथ बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जो राजनीतिक सामाजिक प्रशासन पद्धति है, नागरिक संस्थाओं के कार्य संचालन को अच्छी प्रकार से समझाया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है कि विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता का ज्ञान। 7वां पॉइंट है स्टूडेंट हमारा विश्व के भौगोलिक विश्व के भौगोलिक क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता का ज्ञान। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि जो विश्व की भौगोलिक क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता का ज्ञान किस प्रकार बच्चे को दिया जाना चाहिए, ये भी क्या है उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। तो हम बात करते हैं कि जो माध्यमिक लेवल के विद्यार्थी आते हैं तो विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उन्हें इस बात की भी जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि भौगोलिक क्षेत्र अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या है, एक देश दूसरे पर निर्भर है। इन भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर जो विश्व है वो क्या है, एक सूत्र में पूरा विश्व दूसरे विश्व के साथ, एक देश दूसरे देश के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे के सूत्र में बंधे हुए हैं। अनेकता होते हुए भी हमें कहीं ना कहीं एकता प्रतीत होती है। इसी के ज्ञान से जो मानव संवेदना का विकास होता है, इसी से क्या है एक देश दूसरे देश के साथ सहयोग की भावना रखता है, और इसी प्रकार एक देश के विकसित होने के लिए दूसरे देश का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इस प्रकार क्या है बच्चे के अंदर सहयोग, भाईचारा, सद्भावना आदि ये सारी जो मानव संवेदनाएं हैं इनका पूर्ण तरीके से हम क्या है प्रॉपर विकास कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट की भौगोलिक अवधारणाओं का ज्ञान। स्टूडेंट बात आती है कि भौगोलिक अवधारणाओं का ज्ञान। अब भौगोलिक अवधारणाएं कौन कौन सी हैं और किस प्रकार बच्चे को इसका ज्ञान देना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो माध्यमिक लेवल तक बच्चे पहुंचते पहुंचते उनकी जो बुद्धि है बहुत विकसित हो जाती है। जो भी उन्हें समझाया जाता है उसे वो क्या है अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि भौगोलिक
अवधारणाओं का ज्ञान किस प्रकार माध्यमिक लेवल के बच्चों को दिया जाए। तो माध्यमिक लेवल विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों का जीवन यापन उनकी भौगोलिक स्थितियों से बहुत प्रभावित होता है। उनको इस बात से अवगत करवाना चाहिए कि भौगोलिक स्थितियों के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों को अपना एक विशिष्ट महत्व है। अब कैसी जिस इन्वायरमेंट के अंदर मनुष्य रह रहा है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ के वातावरण के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करता है। कुछ समय के लिए तो उन्हें कठिनाई आती है लेकिन वो धीरे धीरे उसी के हिसाब से डरना शुरू हो जाता है। जैसे गर्म देश है, गर्म देश का जैसा इन्वायरमेंट है, यहाँ वहाँ पे गर्मी पड़ती है, वहाँ के हमें अधिकतर लोग काले नजर आते हैं और जो बॉडी के तौर पे भी हमें पूरे स्ट्रांग नजर आते हैं। तो इस प्रकार जो ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाकों के अंदर वैसा जैसा इन्वायरमेंट है, जैसा वहाँ का टेम्परेचर है, तापमान है, उसी के हिसाब से इंसान अपने आप को डालता है। वहाँ पे क्या है, लोग इतने स्ट्रांग नहीं मिलते हमें। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो भौगोलिक वातावरण होता है, जैसा एरिया है वैसा ही लोगों के खान पान, रहन सहन, वैसा ही बच्चे का जहाँ व्यक्ति है उसका कल्चर बन सकता है। तो ये भौगोलिक अवधारणाओं का ज्ञान भी बच्चे को देना बहुत जरूरी है। एंड में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था जब आप अपना टॉपिक खत्म करते हो तो कंक्लूजन लिखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन के अंदर आप अपना निष्कर्ष में वही चीजें लिखोगे जो आपने टॉपिक के अंदर क्लियर किया है। तो नेट एंड में लिखते हैं स्टूडेंट हम निष्कर्ष। निष्कर्ष के अंदर स्टूडेंट हम क्लियर करेंगे क्योंकि हमने आज इस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने सेकेंडरी लेवल की बात करी है और लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने प्राइमरी लेवल की बात की थी। तो इन दोनों का कंक्लूजन हम लिखते हैं कि स्टूडेंट उपरोक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि जो प्राइमरी लेवल सामाजिक ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाना, सामाजिक विषय के प्रति उनकी जिज्ञासा को बढ़ाना। इसलिए शिक्षा के लेवल पर उन्हें सामाजिक अध्ययन के माध्यम व जिज्ञासा को बढ़ाया जाता है और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध महापुरुषों के साहित्य के अंदर जो रोल रहा है, जो महान अनुभूतियां हैं, पहला मानव कैसा जीवन व्यतीत करता था, अब वो उन समस्याओं को झेलता हुआ अतीत वर्तमान भूतकाल के अंदर जो घटनाएं घटी तो आज वर्तमान के अंदर उसकी लाइफ कैसे है, उसका जीवन कैसे है, इन चीजों के बारे में बताया जाता है। जो सेकेंडरी लेवल की बात की है आज स्टूडेंट हमने माध्यमिक सत्र की बात की है तो उसके अंदर बच्चों को किस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है तो हम बात करते हैं। इसके विपरीत माध्यमिक लेवल पर बच्चों को जागरूक बनाने के लिए जिज्ञासु, संघर्षी, सभ्य व पूर्ण नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इस लेवल पर बच्चों को राष्ट्रीय भावना का विकास, भविष्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, देश की संस्कृति, लोकतंत्र मूल्यों, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ और क्या है आपसी सहयोग की भावना और श्रम के प्रति, लेबर के प्रति कैसे वो प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण रखे, भौतिक सामाजिक वातावरण आदि के बारे में उन्हें क्या है अवगत करवाया जाता है। तो ये स्टूडेंट जो प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के अंदर हमने उद्देश्यों की बात की कि सामाजिक अध्ययन में ये उद्देश्य बच्चों को भिन्न भिन्न उद्देश्य निर्धारित करके बताए जाते हैं कि अकेला बच्चा विद्यालय लेवल पर या शिक्षा लेवल पर ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता, ये तब तक प्राप्त करता रहता है ज्ञान जब तक वो अपने उद्देश्यों तक नहीं पहुंच पाता। तो जो हमारी भारत सरकार ने इसे तीन लेवलों पर डिवाइड किया था, वो लेवल थे मैंने आपको बताया कि प्राथमिक लेवल, सेकेंडरी लेवल और वरिष्ठ शिक्षा माध्यम, जिसके द्वारा हमने क्या है अलग अलग पार्टों के अंदर उसे बताया कि प्राइमरी लेवल पे 1st to 5th के बच्चे आ जाते हैं, सेकेंडरी लेवल पे 6th to 10th के बच्चे आ जाते हैं। तो ये 2 लेवल ही हमने कंप्लीट किए जिसके अंदर जो क्या है सामाजिक अध्ययन विषय है पढ़ाया जाता है और उन्हें भिन्न भिन्न उद्देश्यों को निर्धारित करके भिन्न भिन्न तरह का क्या है उन्हें ज्ञान दिया जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने अपना टॉपिक क्लियर किया। सेकंड लेवल था हमारा माध्यमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य वो कौन कौन से थे कि परिवर्तन प्रक्रिया का ज्ञान, मानव सभ्यता का आधारभूत ज्ञान, विभिन्न संस्कृतियों के प्रति प्रशंसनात्मक दृष्टिकोण का विकास, लोकतंत्र का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास, प्रशासन जो प्रशासन पद्धति है उसके प्रति भी जागरूकता का विकास, विश्व की भौगोलिक क्षेत्रों की आत्मनिर्भरता का ज्ञान, भौगोलिक अवधारणाओं का ज्ञान और एंड में हमने अपने टॉपिक से संबंधित निष्कर्ष किया। तो ये स्टूडेंट हमारे दोनों ही लेवल कंप्लीट हुए।
हमारा टॉपिक हुआ क्लियर स्टूडेंट। थैंक्स स्टूडेंट्स।